हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भयाना और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए चैप्टर नंबर 3 ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11। अब तक हम दो चैप्टर्स क्लास 11 अकाउंटेंसी के कर चुके हैं और इन डेप्थ बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जिसके मैंने आपको 4 डिफरेंट लेक्चर्स में करवाए। पहले 2 लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग करवाया, फिर मैंने आपको 2 फुल फ्लेज्ड लेक्चर दिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के, कि हम सारी टर्म्स को समझ चुके हैं। अब तीसरा चैप्टर है मेरा, दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके हम 2 से 3 लेक्चर लेंगे और इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमें करना क्या होता है, देखो याद करो, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग करवाया, मैंने वहां पे आपको अकाउंटेंसी की डेफिनेशन दी। मैंने बोला अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसलिए बना है कि पैसे का हिसाब किताब रखना तो हर एक को आता है, लेकिन सभी लोग सेम तरीके से पैसे का हिसाब किताब रखें, सो दैट जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल हो, भरोसेमंद हो, कंपेरेबल हो, उनको कंपेयर किया जा सके, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, उसके बेसिस पे हम रिजल्ट ले सके। अगर ये सारी चीजें लाने के लिए मुझे अकाउंटेंसी की जरूरत है। अकाउंटेंसी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है। अकाउंटेंसी इज गाइडिंग लाइट कि कैसे हिसाब किताब रखा जाएगा। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो क्या थ्योरी बेस है, वो क्या चीजें हैं, क्या एजम्पशंस हैं, जिनको मान के हमें अकाउंटेंसी को, अकाउंटिंग या फिर मैं कहूं पैसे का हिसाब किताब रखना चाहिए। ये सारे काम हमें जो करने होते हैं, किन थ्योरी बेस को, किन बातों को ध्यान में रख के करने हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इस चैप्टर का वेटेज मार्क्स के रूप में नहीं है, बट आपके ज्ञान के रूप में बहुत ज्यादा वेटेज है, क्योंकि आप हमेशा ये चीजें ध्यान रखोगे और हमेशा जब भी अकाउंटेंसी करोगे तो आप इनको रिपीटेडली देख रहे होगे कि इनका मतलब क्या होता है। इन चीजों को ध्यान में रख के बेसिक क्या है, मेरे फंडामेंटल्स क्या है, वो सारे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है मेरा? चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, एंड व्हाट इज इंडेस। इंडेस बोले तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जब हम सिर्फ एएस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, और यहाँ पर हम इंडेस की बात करते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बात बोलते हैं। ठीक है जी, तो जल्दी से शुरू करते हैं पहले स्लाइड के साथ, जहां पर हम मतलब जानते हैं सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज गैप। कुछ चीजें आएंगी जिसका मतलब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। व्हाट इज गैप? गैप का मतलब होता है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि क्या मेरे पास जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं। तो इसकी वो क्या हुई, हमारे पास एब्रीविएशन हुई गैप, और गैप का एक्सप्लेनेशन हुई जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये क्या होते हैं? ये बेसिक रूल्स हैं जो डिफाइन करते हैं पैरामीटर्स एंड कंस्ट्रेंट्स विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, कि क्या पैरामीटर है, क्या हमें चीजें फॉलो करनी है, क्या कॉन्स्ट्रेंट्स है, क्या मेरे पास बंदिशें हैं जिनके अंदर रहकर मुझे अकाउंटिंग पर ऑपरेट करनी है। These principles are the theory base of accounting, on the basis of which financial statements और final accounts are prepared, जिसके बेसिस पे आप सारे के सारे खाते बनाने वाले हो। सबसे पहली टर्म हम पढ़ते हैं, दैट इज इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे को किस किस तरीके से अकाउंट्स बनाने के लिए सलाह दी जाती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखें अगर, तो हमारे पास 2 इंस्टीट्यूशंस है, एक आईसीएआई और एक है कंपनीज एक्ट 2013। 2 चीजें गवर्न करती है हमारे इंडिया के अंदर खाते बनाने को। पहली चीज तो है आईसीएआई। आईसीएआई इज बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो आप में से काफी बच्चे बनना भी चाहते हो, आप में से काफी बच्चे जाना चाहते हो यहां पर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जहां से सभी सीए निकलते हैं। इसने कुछ ना गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स इशू कर रखे हैं कि वो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है। तो क्या लिखा है हमने कि दिस हैज इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितने भी नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस हैं उन सबके फाइनेंशियल कैसे बनने हैं अकाउंट्स, वो सारा आईसीएआई बताता है। नॉन कॉर्पोरेट बोले तो कंपनी के अलावा। तो प्रेजेंटली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीएआई आर एप्लीकेबल ऑन नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। जितने भी नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस हैं उनको गवर्न करते हैं आईसीएआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर आता है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 किसको गवर्न करता है? सभी कंपनीज को, जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनीज है। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल एंड मैंडेटरी ऑन कंपनीज। जितनी भी कंपनीज है, जो भी कंपनी इंडिया के इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं, उसके बिना कंपनी बना ही नहीं सकते, आपको सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल की टर्म
क्या कहती है मुझे। हमें ये बात समझ आ गई, प्रिंसिपल्स बेसिकली कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको जो गवर्न करते हैं पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस को, जिनको फॉलो करना है अकाउंटिंग करते वक्त, हिसाब किताब रखते वक्त। तो क्या हुए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक और फंडामेंटल रूल्स generally accepted by accountants as a set of principles based on which transactions are recorded and financial statements are prepared। अगर मैं बोलूं कि आपको गैप जो आपने पढ़ा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दोनों के डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। ये ऐसे फंडामेंटल्स गाइडलाइंस है, रूल्स हैं जो सभी अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं एज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन विच जितने भी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, वो सब कुछ हम इनके बेसिस पे करते हैं। अब आगे आएंगे हमारे पास दो टर्म्स, एक होते हैं हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इनका मतलब बहुत ध्यान से समझना। देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट का मतलब देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं ना ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बेटा कि ऐसी चीजें जो आपको एज इट इज फॉलो करनी ही करनी है, लीगली यू आर बाउंड टू फॉलो। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में क्या आता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर बेसिक assumptions और फंडामेंटल propositions within which accounting operates. They are the theoretical underpinnings that guide how transactions and financial events are recorded and presented। कहता है ये ऐसी बेसिक फंडामेंटल assumptions हैं जिन चीजों को एज्यूम करके ही आप अपने बिजनेस के खाते बनाते हो, इनके बिना आपके खाते बनाने पॉसिबल नहीं है। तो ये जनरल assumptions है जिसको सभी अकाउंटेंट मानते हैं, और ये क्या है, ऐसी थ्योरेटिकल लिखी हुई बातें हैं जिनको सभी लोग खाते बनाते वक्त फॉलो करते हैं। फिर आता है व्हाट आर अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो देखो, कन्वेंशन का बेसिक मतलब क्या होता है, कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशन। कहते हैं कि कुछ अकाउंटेंसी करते करते हमारे कुछ ट्रेडिशन बन गए हैं, समय के हिसाब से बदलते रहते हैं जो ट्रेडिशंस, कि अब इस तरीके से चीजें चलती हैं, फिर इस तरीके से चलती हैं, फिर इस तरीके से चलती हैं। तो वो होते हैं हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कि हम जब अकाउंटिंग करते चले आ रहे हैं, जब से हमारा ये सब्जेक्ट बना तब से हम करते चले आ रहे हैं, तो कुछ चीजों को ऑटोमेटिकली फॉलो करते थे। फिर जैसे जैसे समय बदला हमने उनको बदलना शुरू कर दिया, फिर और समय बदला हमने और बदलना शुरू कर दिया। तो वो होते हैं मेरे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो देखो क्या लिखा है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस रेफर टू एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस। एस्टेब्लिश मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस जो अपने आप से एस्टेब्लिश हो गई हैं, एंड प्रोसीजर्स दैट आर कॉमनली एक्सेप्टेड एंड फॉलोड इन अकाउंटिंग, जिनको हम कॉमनली सभी फॉलो करते हैं। दीज आर प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। ये क्या है, थ्योरेटिकल गाइडलाइंस है, ये है प्रैक्टिकल गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स फॉलोड इन अकाउंटिंग टू इंश्योर, जिससे कंसिस्टेंसी आती है, फेयरनेस आती है कि आप सही पोजीशन बताते हो, और ट्रांसपेरेंसी आती है। दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये नहीं कि लीगली बाइंडिंग है ये, लेकिन आजकल धीरे धीरे जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता चला जा रहा है तो ये लीगली बाइंड होती चली जा रही है, लेकिन जनरली ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन हम इनको फॉलो करते हैं सो दैट जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो सारी क्या हो, रिलायबल हो, भरोसेमंद हो। तो क्या कहता है, आर फॉलोड बाय बिजनेसेस टू इंश्योर रिलायबिलिटी, भरोसेमंद, भरोसा कायम रखने के लिए, एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये चीजें लीगली बाउंडेड नहीं भी होती, लेकिन अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो और आप अपनी स्टेटमेंट्स ऐसे ही बना देते हो तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा यार, कोई आपकी कंपनी में पैसा ही नहीं इन्वेस्ट करेगा, कोई आपकी कंपनी को लोन ही नहीं देगा, तो ऑटोमेटिकली फॉलो करनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या फीचर्स होते हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, ये कैसे दिखते हैं, ये कैसे बदलते हैं, ये क्या कहानी है। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज दे आर मैन मेड। ये क्या है, मैन मेड है, इनको इंसान ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। ये नहीं कि ये बदले नहीं जा सकते, ये कोई ऊपर वाले ने लिख के नहीं दे दिया था हमें ये सभी प्रिंसिपल मैन मेड है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जितने भी हैं दे आर मैन मेड, एंड देयरफॉर दे आर द बेस्ट पॉसिबल सजेशंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। इसीलिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस का बहुत बड़ा महत्व है कि हमने जो सजेशंस देखी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को फेस करते करते वो हम इसमें इंक्लूड करते चले गए। दे आर रिकमेंडेड फॉर यूज बाय ऑल एंटरप्राइजेस टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए और अंडरस्टैंडेबिलिटी आ जाए। ऑफ कोर्स अगर कोई चीज है मैन मेड और वो चीज बनी है एक्सपीरियंसेस के बेस पे,
अगर कोई चीज एक्सपीरियंसेस के बेस पे बनती है तो वो धीरे धीरे बदलती भी रहती है। बड़ा बेसिक से एग्जांपल हमारी टीचिंग का, मैं जो आज से 1 साल पहले पढ़ाता था और जो मैं आज पढ़ाता हूँ बहुत फर्क है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से सीखता चला गया और मैं और बेहतर होता चला गया। इसी तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है, टाइम निकलता चला जाता है, ये फ्लेक्सिबल होकर बदल जाते हैं और अपने आप को समय के हिसाब से ढाल लेते हैं। तो क्या कहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड नहीं है बट फ्लेक्सिबल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट बट चेंज विद टाइम के साथ बदलते रहते हैं। अगला कहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। ये क्या होते हैं? ऐसी चीजें होती हैं जिनको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। ये नहीं कि इनके प्रति कोई भेदभाव होता है, कोई कहता है हम नहीं करते जी, हम सही ढंग से अकाउंट्स नहीं रखेंगे, ऐसा थोड़ी कोई बोलेगा। तो क्या कहते हैं हम? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिस एंड गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग एंड आर जनरली एक्सेप्टेड। द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूजुअली डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करती है कि हाउ इट मीट्स देयर 3 क्राइटेरियाज। कहते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया जाना या नहीं किया जाना चाहिए, जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है इन 3 क्राइटेरियाज पे। इन तीनों क्राइटेरियाज का मतलब समझ लो, इन तीनों बातों का मतलब समझ लो। पहला होता है रेलेवेंस, कि कितना रेलेवेंट है, किसको भला? रेलेवेंट टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, है ना। हमें ये तो बात पता ही है कि जितनी भी अकाउंटिंग की जाती है सभी किसके लिए की जाती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं, जो इनको यूज करेंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे, है ना, तो उन्हीं के लिए की जाती है। तो कहते हैं कि कैसे एक्सेप्ट करने हैं प्रिंसिपल्स, किसने करने कैसे नहीं करने, डिपेंड करता है कि वो कितने रेलेवेंट है आपके यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। दूसरी बात बोलता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं आर फॉलोड, या मैं कहूं कि आर फ्री फ्रॉम बायसनेस। मतलब इनके अंदर कोई भी आप झोल नहीं रखना चाहते हो, फ्री फ्रॉम बायसनेस होते हैं, बिना किसी पार्शलिटी के होते हैं। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव कब होंगे कि हम कहते हैं कि हम इनको एक्सेप्ट करें, तभी करेंगे जब हमारे को ये फेयरनेस प्रोवाइड करेंगे कि हमारे पास कोई बायसनेस नहीं होगी इनकी वजह से, तभी एक्सेप्ट करेंगे। और तीसरा आता है फिजिबल। भैया फिजिबल भी होना चाहिए, नहीं कि चीज का देखो फायदा भी है लेकिन, और वो फ्री फ्रॉम बायसनेस भी है, लेकिन वो फिजिबल ही नहीं है। हमारे पास ऐसे अकाउंटेंट्स ही नहीं है जो इनको समझ के कर पाए। तो फिजिबल का मतलब easy to understand and apply होने चाहिए, है ना, कि कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, और ना ही ज्यादा कॉस्ट हैवी होना चाहिए। ये नहीं कि जी बहुत ज्यादा महंगा है ये, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इन 3 चीजों पे बेस करते हैं और हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। कहते हैं कि द जनरल एक्सेप्टेंस इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है कि किसको कितनी जरूरत है, किसको ये फेयर लगते हैं, किसको साथ ये क्या कहते हैं इजी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है अप्लाई करने के लिए। समझ आया? व्हाट आर द फीचर्स? चलो जी, What is the necessity of accounting principle? अब बड़ी कॉमन सी बात है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नेसेसिटी क्यों है? हम कहेंगे यार अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बनाई इसलिए है यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। यूनिफॉर्मिटी आएगी कब? जब रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। रूल्स एंड रेगुलेशंस होना नेसेसरी है इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। तो दिस इज द नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनको प्रिपेयर किया जा रहा है by following generally accepted accounting principles। कहता है ये जरूरी क्यों है कि कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसी भी यूजर के लिए तभी यूजफुल होगी, तभी फायदेमंद होगी जब उनको आपने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करके बनाया होगा। तो when they are made by following generally accepted accounting principles। अब आते हैं हमारे पास व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स। हमारे पास फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स क्या है? फंडामेंटल का मतलब होता है ऐसे जो बेसिक नेसेसिटी है, ये तो है ही है, ये नहीं कि और अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है। इसके बाद हम 11 अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इन 3 को पढ़ेंगे और बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। दैट इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन, दैट इज एक्रूअल एजम्पशन एंड दैट इज कंसिस्टेंसी एजम्पशन।
फंडामेंटल असम्पशन का मतलब होता है कि फंडामेंटली इन चीजों को एज्यूम करके आप अपने बिजनेस की खाते बनाते हो, बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, बिजनेस के हिसाब को लिखते हो। तो ये 3 असम्पशंस क्या है, आराम से समझेंगे। पहली है मेरे पास गोइंग कंसर्न, दूसरी है कंसिस्टेंसी और तीसरी है एक्रूअल। तो पहली देखते हैं, पहली क्या है? पहली है भैया गोइंग कंसर्न असम्पशन। बड़े ध्यान से मेरा इसका ना मतलब सुन लेना, फिर मैं आपको ये रीड करवाऊंगा। मैंने यहां पर उतना कंटेंट डाल दिया है जितना आपके लिए सफिशिएंट है। आपको ये करने के बाद कोई बुक रीडिंग की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। गोइंग कंसर्न असम्पशन, देखो गोइंग कंसर्न नाम से ही लगता है कि चलते रहने वाला, गोइंग जो चलता रहेगा, कंसर्न मतलब मेरा बिजनेस। कहते हैं कि हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि मेरा बिजनेस चलता ही रहेगा। किस वजह से? कहते हैं जब आप एक बिजनेस की खाते बनाते हो, उसके हिसाब किताब रखते हो, वो आप ये बात ध्यान में रख के करते हो कि ये मेरा बिजनेस चलता ही रहेगा। मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं होता कि मैं अपने बिजनेस को बंद कर दूंगा। मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन मैं अपने खातों में लिख रहा हूं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख रहा हूं, तो मेरे दिमाग में एक अजम्पशन है कि मेरा बिजनेस चलता ही रहेगा। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं इस बिजनेस को बंद कर दूंगा। ऐसा दिखता कहां पर है? बड़े ध्यान से सुनना। मान लो मैं कहता हूं कि मैंने क्या करा, मैंने अपने टीचर को विद्या में एक सैलरी दी जी, 1 महीने की 10,000 रुपए। और दूसरी चीज मैंने, एक खर्चा मैंने ये किया और दूसरा खर्चा मैंने क्या किया, मैंने ये डिजिटल बोर्ड खरीद के लाया। मैं कितने का? 2 लाख रुपए का। अब मैं कहता हूं कि यार ये 10,000 रुपए जो मैंने टीचर को सैलरी दी, क्या मेरा इसी साल का खर्चा है? बिल्कुल है सर, क्योंकि आपने उसकी सर्विसेज ले ली, सैलरी दे दी। डिजिटल बोर्ड, क्या मैं कह सकता हूं कि 2 लाख रुपए मेरा इसी साल का खर्चा है? नहीं कह सकता यार, क्योंकि सिर्फ 1 साल थोड़ी चलेगा ये। मैं मान के चलता हूं कि ये 5 साल मेरा चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यार अगर ये 5 साल चलेगा तो सारे का सारा खर्चा इसी साल का कैसे मान लूं मैं? कहता हूं इस 2 लाख रुपए को मैं 5 भागों में बांट देता हूं, 40-40 हजार के 5 भागों में बांट देता हूं कि 40,000 इस साल का खर्चा, 40,000 अगले साल का खर्चा और 40,000 अगले का, 40 अगले का और 40 अगले का। तभी सही प्रॉफिट लॉस पता चलेगा ना। मैं कहता हूं कि मैंने इस साल जो भी कमाया उसमें से इसका खर्चा मैं 40,000 ही माइनस करूंगा, क्योंकि मेरा इस साल तो यूज मैंने 40,000 का ही करा। तो जब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक अजम्पशन है कि मेरा बिजनेस आने वाले 5 साल तक चलेगा, तभी तो इस खर्चे को मैं बाकी सभी सालों में डिवाइड कर पाऊंगा, उस साल अप्लाई कर पाऊंगा। तो दिस इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब आराम से समझते हैं हमने क्या लिखा है। देखो एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है। गोइंग कंसर्न असम्पशन प्रिस्क्राइब्स दैट, ये क्या कहती है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए एंड रिपोर्ट किया जाना चाहिए। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीबल पीरियड, कि मेरा बिजनेस आने वाले समय तक, जितना मैं देख पाता हूं वहां तक चलता रहेगा। एंड मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, मैं बिजनेस को क्लोज नहीं करने वाला हूं, या फिर स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, या फिर मैं इसके ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा कम कर दूं। ठीक है जी। इसी वजह से क्या क्या होता है, कहता है इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट देयर इज अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी वजह से हम कैपिटल खर्चों और रिवेन्यू खर्चों में, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू खर्चों में हम एक डिस्टिंक्शन बनाते हैं, डिफरेंस बनाते हैं कि हम मानते हैं ऐसे खर्चे जिनका फायदा मेरे को 1 साल से ज्यादा होने वाला वो कैपिटल है, और जो 1 साल ही होने वाला है वो रिवेन्यू है। जैसे कि सैलरी देना वो रिवेन्यू है, और मैंने कोई डिजिटल बोर्ड खरीद दिया तो वो मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए क्या लिखा मैंने? एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। रिवेन्यू को मैंने क्या बोला? वन हुज बेनिफिट विल बी कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग ईयर। इसीलिए हम ये डिफरेंस करते हैं। आगे देखो, on the basis of this concept fixed assets are recorded at their original cost and they are depreciated in a systematic manner over their expected useful life। इसी वजह से मैं 2 लाख का बोर्ड अपनी एसेट मानूंगा, खर्चा नहीं मानूंगा, और हर साल इसको डेप्रिशिएट करूंगा जितना मैं हर साल खर्चा दिखाना चाहता हूं। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि इसको मैं 5 साल का खर्चा दिखाना चाहता हूं, तो 40,000 इस साल डेप्रिशिएट करूंगा, 40 अगले, 40 अगले, 40 अगले और 40 अगले। हर साल 40-40 हजार से इसको मैं अपना राइट ऑफ करता रहूंगा, खर्चा मानता रहूंगा। कहता है फॉर एग्जाम्पल ए मशीन परचेज फॉर 1,10,000 रेजिडुअल वैल्यू 10,000, कि मैंने 1,10,000 की एक मशीन खरीदी जिसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, मतलब यूज कर करा के भी 10,000 की बिक जाएगी। हैज एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल की, मेरी इसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है 10 साल की, तो मतलब कि 1,10,000 में 10,000 की बिक जाएगी, तो 1 लाख राइट ऑफ करना है मेरे को इसकी जिंदगी भर में। इस वजह से
1 लाख इज रिटर्न ऑफ इन द नेक्स्ट 10 years टू डिटरमिन प्रॉफिट लॉस फॉर ईच ईयर। इसीलिए हम 1 लाख को राइट ऑफ करेंगे आने वाले 10 सालों में, सो दैट हम प्रॉफिट लॉस को डिटरमिन कर पाए। 1,10,000 विल बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट एट 1,10,000 एज एन एसेट, और 10,000 का जो डेप्रीसिएशन है हर साल हम चार्ज करते रहेंगे, एंड ₹10,000 डेप्रीसिएशन will be charged every year, और उसको हम हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। द टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज इटसेल्फ। उसको हम उसी साल का खर्चा नहीं मानते जिस साल खरीदा, बल्कि जब तक वो यूज होने वाली है तब तक हम उसका खर्चा मानते चले जाएंगे। समझ आया पहला प्रिंसिपल? चलो अब अगले पे चलते हैं। तो गोइंग कंसर्न कहता है कि हम दिमाग में रखते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, उस हिसाब से हम बिजनेस के खाते बनाते हैं। इसी वजह से रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम अलग अलग बोलते हैं। ऐसे खर्चे जो 1 साल से ज्यादा काम आएंगे उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और उनको हम कई टुकड़ों में अपने प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे। चलो जी, देन है मेरे पास कहां गया एक्रूअल असम्पशन, कंसिस्टेंसी असम्पशन कहां गया जी? सो ये कंसिस्टेंसी असम्पशन खो गई थी कहीं, अब मैं ढूंढ के ले आया हूं। तो दिस इज माय कंसिस्टेंसी असम्पशन। कंसिस्टेंसी असम्पशन को भी बड़े ध्यान से समझना। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बड़ा बेसिक सा रूल है कि आपको, अगर आपने कोई एक अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर लिया किसी काम को करने का, तो आप कंसिस्टेंटली सेम मेथड को फॉलो करोगे आगे आने वाले सालों के लिए, सो दैट सही रिजल्ट्स मिल पाए। क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कोई एक काम को करने का अगर आपने कोई एक मेथड फॉलो करा है, तो आप आने वाले हर साल या हर महीने जब भी उस प्रोसेस को करना है, आप सिमिलर मेथड से करोगे, मेथड नहीं बदलोगे। दिस इज कंसिस्टेंसी असम्पशन। इस असम्पशन की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि सेम काम को करने की अगर एक ही मेथड होता तो जरूरत पड़ती क्या? नहीं पड़ती ना। एक काम को करने के कई सारे मेथड्स हैं। अकाउंटेंसी ने हमें अलाउ करे हैं, हिसाब किताब रखने के तरीकों में हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं सेम काम को करने का। कहते हैं अगर आपने कोई एक तरीका चुन लिया तो आप इसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करो, सो दैट आपके जो रिजल्ट्स है वो रिलायबल हो, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, आपके ऊपर हम भरोसा कर सके। सो दिस इज माय कंसिस्टेंसी असम्पशन। आराम से समझते हैं क्या कहना चाहता हूं मैं, एग्जांपल भी बताता हूं अभी आपको। अकॉर्डिंग टू the consistency assumption, accounting practices once selected and adopted, एक बार जो भी आपने accounting practice select कर लिया उसको adopt कर लिया, should be applied consistently year after year। आपको similar चीज ही year after year follow करनी है। The concept helps in better understanding of accounting information, इससे accounting information की better understanding होती है, and makes it comparable with that of previous year। इसी वजह से हम पिछले सालों के साथ कंपेयर करके रिजल्ट दे सकते हैं। अदरवाइज अगर मान लो मैंने पिछले साल कुछ और यूज किया, इस साल कुछ और यूज किया, तो हाउ कैन आई कंपेयर देम? नहीं कर पाऊंगा ना, तो इसीलिए जरूरी है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, जरूरी क्यों है, मतलब जरूरत ही क्यों पड़ी इसकी? जरूरत इसलिए पड़ी बेटा क्योंकि अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर इक्वली एक्सेप्टेबल, कि आप सेम काम को करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, एंड इट एलिमिनेट्स द पर्सनल बायसनेस। अगर आप कंसिस्टेंसी असम्पशन को फॉलो करते हो तो कोई भी पर्सनल बायसनेस, कि आपके पर्सनल लेवल पे अगर आपने कोई जो भी आपको आपके ऊपर भरोसा किया जा सकेगा, एंड इट हेल्प्स इन शोइंग रिजल्ट्स दैट आर कंपेरेबल। इसकी वजह से आप कंपेरेबल रिजल्ट्स दिखा पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, डेप्रिसिएशन को लगाने के बहुत सारे मेथड होते हैं। डेप्रिसिएशन याद है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि 2 लाख का बोर्ड है, 5 किश्तों में मैं 5 सालों में इसको राइट ऑफ करूंगा, तो वो सारी चीजें डेप्रिसिएशन है। तो मैंने 2 लाख का 40,000 जैसे 5 से डिवाइड कर दिया। ऐसे कई सारे तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के, किसी तरीके से आ रहा है 40,000, किसी से आ रहा है 50,000, किसी से आ रहा है 20,000, तो वो डिफरेंट तरीके हैं। कहते हैं जो तरीका आपने एक साल अडॉप्ट करा, हर साल उसी तरीके से आप इसको डेप्रिशिएट करो। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर भी पढ़ोगे आप डेप्रिसिएशन का। फिलहाल के लिए फॉर एग्जांपल 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है हमारे पास एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। एक्चुअली में और भी होते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में 2 ही हैं। चाहे तो आप रिटर्न डाउन वैल्यू यूज कर लो, चाहे स्ट्रेट लाइन यूज करो, दोनों ही क्या है, इक्वली एक्सेप्टेबल है। अंडर दिस असम्पशन, मेथड जो आपने एक बार चूज कर लिया एंड अप्लाई कर दिया, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। उसी को आपने हर साल अप्लाई करना है ईयर आफ्टर ईयर, टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल एंड रिलायबल, सो दैट आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल बना सको और भरोसेमंद बना सको। द अकाउंटिंग प्रैक्टिस में बी चेंज्ड इफ द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स।
और इट कैन बी और द चेंज विल रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। कहता है आप सिर्फ तभी बदल सकते हो जब कोई लो कानूनी आ गया कि जी ये मेथड यूज करना है, वो नहीं करना, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बदलाव आ गया, आईसीएआई ने आपको गाइडलाइन इशू कर दी कि ये यूज करना है, या फिर और द चेंज विल रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन, कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चेंज करता हूं मेथड तो मेरे को ज्यादा बेहतर अकाउंटिंग रिजल्ट्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, तो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। ये नहीं कि यही ही करना है, आप बदल सकते हो, लेकिन ये सारी वजह हो तो आप आराम से बदल सकते हो। तीसरी असम्पशन पढ़ते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या आ गया, कुछ हो गया है इसको, एक मिनट रुको। यस, सो तीसरी असम्पशन है मेरे पास, दैट इज एक्रूअल असम्पशन। दैट इज एक्रूअल असम्पशन। एक्रूअल असम्पशन क्या कहती है, बहुत ध्यान से सुनना इसका मतलब। एक्रूअल का मतलब होता है एक्रू हो जाना, मतलब जिस साल से रिलेटेड है या जो चीज हो गई है उसी टाइम आप उसको नोट डाउन कर लो। बड़ी देसी भाषा में हम इसका मतलब समझे तो मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगा कि जो चीज, जो ट्रांजैक्शन हो चुकी है आप उसको उसी टाइम रिकॉर्ड कर लो, पैसे आने या जाने का वेट मत करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार से कुछ सामान खरीद लाया लेकिन मैंने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी, तो मैं उसको अभी खर्चा मान लूं, पेमेंट से करी चाहे नहीं करी। मेरे टीचर ने विद्यम पर 1 महीना पढ़ा दिया, उनकी 15,000 रुपए महीना तनख्वाह है, तो विद्यम ने अगर अभी तक पे नहीं भी करा तब भी उसको खर्चा मान लिया जाए। समझ आ रही है? तुमने मेरे से पढ़ाई कर ली, तुम्हारी 5,000 महीना फीस है, तुमने अब तक मेरे को 1 पैसा नहीं दिया, तुम मेरे से 3 महीने पढ़ाई करके जा चुके हो, तो मैं उसको अपनी 15,000 इनकम मान लूंगा, चाहे अभी पैसा रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ। दिस इज एक्रूअल असम्पशन। एक्रूअल असम्पशन कहता है जैसे ही ट्रांजैक्शन अकर हो गई है, मतलब अगर आप सेल कर रहे हो, कुछ बेच रहे हो, तो आपने अगर बेच दिया है उसी टाइम आप उसको सेल्स मान लो, चाहे पैसा रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ। सिमिलरली तुम कुछ खरीद रहे हो और अभी तक तुमने उसकी पेमेंट नहीं करी, लेकिन अगर आपने जैसे खरीद ली आप उसी टाइम उसको अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मान लो, चाहे आप पेमेंट बाद में करो, आप उसको खर्चा आज का ही मानोगे। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं मैंने मई का खर्चा, मैंने क्या करा, मई की सैलरी मैं जून में देता हूं अपने एम्प्लॉइज को, तो मैं उसको जून का खर्चा थोड़ी मानूंगा, मैं उसको मई का खर्चा ही मानूंगा। रीड करें जल्दी से। According to accrual assumption, a transaction is recorded in the books of account। कहते हैं accrual assumption के हिसाब से ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में आप रिकॉर्ड करते हो at the टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू। कहते हैं जैसे ही ये एंटर हो गई, मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, आप उसी टाइम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लेते हो। एंड नोट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस, उस दिन नहीं कि जिस दिन आपने उसके सेटलमेंट करी हो, मतलब जिस दिन आपने कैश पे या रिसीव करा हो। ये नहीं कि उस दिन आप लिखोगे नहीं, उस दिन लिखोगे, लेकिन ये ट्रांजैक्शन पहले से आपके खातों में आ चुकी होगी, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन खत्म हुई उसी टाइम का आप कंसीडर करोगे। क्या कहना चाहता है, दस रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, आप उसको अपनी इनकम रिवेन्यू मान लेते हो व्हेन इट इज रियलाइज्ड, जैसे ही आपने सेल्स कर दी है। व्हेन इट इज रियलाइज्ड का मतलब क्या कहता है, आइदर दैट इज व्हेन सेल इज कंप्लीट और सर्विसेज आर रेंडर्ड। इट इज इमटेरियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, कि मेरे को वाकई कैश रिसीव हुआ भी या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस, खर्चों को तभी खर्चा मान लिया जाता है इन अकाउंटिंग पीरियड इन विच द रेवेन्यू रिलेटेड टू इट इज रिकॉग्नाइज्ड, कि जिस साल आपने उससे इनकम कमाई। कि जैसे मैंने 2023-24 की सैलरी अपने टीचर को 2025 में दी, तो मैं उसको खर्चा 2023-24 का ही मानूंगा, चाहे मैंने पेमेंट अभी क्यों ना की हो, मैं इसी साल का उसको खर्चा मानूंगा जिस साल मैंने उस टीचर की हेल्प से इनकम कमाई थी, अपने बच्चों को पढ़वा के और उनसे फीस रिसीव करी थी। वेदर पेड इन कैश और नोट, कि चाहे मैंने 2023-24 में इनको पे नहीं किया तब भी मैं 2023-24 का इसको खर्चा मान के चलूंगा। ठीक है, द कंसेप्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस एसेट्स लाइबिलिटीज, कोई भी तुमने एसेट ली, लाइबिलिटी पे करी, इनकम, एक्सपेंस, एज एंड वेल, इन सभी चीजों को तभी हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जैसे ही ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इट आर एंटर्ड इनटू, जैसे ही इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को एंटर किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। अंडर दिस कॉन्सेप्ट प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज अर्नड एट द टाइम ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड, उसी टाइम आप उसको अपनी सेल्स मान लेते हो जब आपने बेच दिया है या सर्विसेज को रेंडर कर दिया है।
आइदर दैट इज लीगल टाइटल इज पास टू द कस्टमर, जैसे ही आपने लीगल टाइटल दे दिया सामने वाले को, आपकी सेल्स कंप्लीट हो गई। हु इन टर्न हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे, अब सामने वाले बंदे की ऑब्लिगेशन है कि आपको पे करेगा। सिमिलरली कोई भी एक्सपेंस इज रिगार्डेड एज इंकर्ड, उसी टाइम उसको खर्चा मान लोगे। When the goods और सर्विसेज आर परचेज, जैसे ही आपने गुड्स और सर्विसेज खरीद ली है या फिर उनको अवेल कर लिया है, एंड एन ऑब्लिगेशन टू पे फॉर देम इज एज्यूम्ड, कि अब मैंने उनके लिए पेमेंट करनी है। समझ आ गया? दोनों पैराग्राफ बिल्कुल सेम बात बोल रहे हैं। एंड दिस इज माई एक्रूअल एजम्पशन। हियर वी कम टू एन एंड ऑफ द लेक्चर। आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। हमने तीनों एजम्पशंस को बहुत अच्छे से समझा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था, हमने समझा व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, व्हाट आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, हमने समझा कन्वेंशंस क्या होते हैं, हमने समझा गैप क्या होता है, हमने समझा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे बात करते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कौन किसके लिए रूल्स बनाता है, और हमने फिर 3 फंडामेंटल अजम्पशंस पढ़ी, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न कहता है कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा, कंसिस्टेंसी कहता है कि आपने जो मेथड एक बार फॉलो कर लिया उसी को साल दर साल फॉलो करोगे। एक्रूअल कहता है जैसे ही ट्रांजैक्शन प्लेस हो गई, जैसे ही तुमने चीज बेच दी उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर लो, चाहे पैसा आया या नहीं आया। जैसे ही कोई चीज खरीद ली उसी टाइम आप उसको खर्चा मान लो, चाहे तुमने अभी तक पेमेंट करी है या नहीं करी है। अगर यहां तक आ गए हो तो प्लीज बताकर जरूर जाना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी के साथ कंटिन्यूशन में अगले 11 प्रिंसिपल एक ही बार में खत्म करेंगे।